झूठों के सरगना, रेवड़ी कल्चर के प्रणेता, दिल्ली को कैलिफोर्निया बनाने का सपना बेचने वाले अरविंद केजरीवाल, जो खालिस्तान अगर अलग देश बनता है तो उस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ऐसा स्टेटमेंट देने वाले अरविंद केजरीवाल। क्या बीजेपी शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का चक्रव्यूह भेद पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीतने वाले या फिर हार सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम एक ओपिनियन पोल जनरेट कर सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि चक्रव्यूह ऐसा कौन सा था जो शीला दीक्षित ने रचा था और अरविंद केजरीवाल ने उस चक्रव्यूह को भेद पाए और अरविंद केजरीवाल 2014 हो या 2019 हो इलेक्शन थंपिंग मेजॉरिटी से जीते। इतनी ज़्यादा थंपिंग मेजॉरिटी से जीते कि बीजेपी, कांग्रेस तो जीरो हो गई, कांग्रेस दिल्ली में ख़त्म हो गई, उनका वोट परसेंट लगभग सिर्फ 8% वोट शेयर अभी कांग्रेस पार्टी के पास है। बीजेपी सिर्फ 7 या 3 सीटों पे आ गई। अगर 2014 की बात करें तो 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती थी और 2019 में बीजेपी की टैली इंप्रूव होकर वो 7 सीटों पे गई थी। मतलब 70 में से 63 सीट्स दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दी थी। वही अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हज़ारे के आंदोलन से बाहर निकले थे, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं दारू की दुकानें बंद करूंगा, मैं लोगों को मुफ्त शिक्षा, शौचालय, हॉस्पिटल्स दूंगा। बट असल में हुआ क्या? आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने हर चौक में एक ठेका, यही अरविंद केजरीवाल का मूल मंत्र था। साउथ लॉबी के साथ मिलके दारू का ठेका, दारू में भ्रष्टाचार जो हुआ उसके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई, तो उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो लगभग 1 साल जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल सर भी जेल में रहे क्योंकि उन्हें मसीहा बताया गया कि अगर अरविंद केजरीवाल एज अ चीफ मिनिस्टर उनके अंडर में ये सारा कुछ हुआ है तो उनकी कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके वजह से ईडी ने उन्हें भी ग्रिल किया और लगभग 100 दिन या 150 दिन तक अरविंद केजरीवाल साहब भी जेल में थे। अब वही दिल्ली के बारे में बात करेंगे, जो दिल्ली लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी को 7 में से 7 सीटें देती है और विधानसभा आते वक्त अरविंद केजरीवाल को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जिताती है। तो ऐसा क्या चेंज हुआ है या फिर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह शीला दीक्षित ने जो रचा था वो क्रैक कर लिया था अरविंद केजरीवाल ने? आज मैं बात करूंगा डेमोग्राफिक चेंज की, वो एक्चुअल में होता क्या है। अभी शीला दीक्षित के बारे में हम जानने की अगर कोशिश करें तो 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने दिल्ली के लिए अच्छे काम भी किए, ठीक है। बट उसके बाद जहाँ जहाँ बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है, जहाँ जहाँ बीजेपी का गढ़ है, जहाँ जहाँ बीजेपी जीत सकती है, वैसे एरिया में उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में लोग इंट्रोड्यूस किए। मतलब अगर आप पकड़ लो कि हर झुग्गी झोपड़ी में अगर 10,000 15,000 लोग उस एरिया में रहते हैं तो उतनी सारी एक वोट बैंक उस पक्ष की या फिर उस मुख्यमंत्री की उस असेंबली में हो जाती है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि मिडिल क्लास जो लोग हैं दिल्ली के, उनमें से 70% जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज रेशो देखो मिडिल क्लास लोगों का, तो जब भी वोटिंग का डे होता है तो अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं या फिर आराम करने लग जाते हैं, या फिर अगर वोटिंग करने गए और वहाँ पे भीड़ दिखी तो वापस चले आते हैं। तो ओनली 30% ऑफ द पीपल एक्चुअल वोट। तो दिक्कत यही आती है कि मुस्लिम पॉपुलेशन का तो ऐसा है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी लड़ेगा, यूपी में कहावत फेमस है ना कि पहले अपना भाई, फिर जो भाजपा आ रही, फिर सपाई। तो मुस्लिम को आप सिर्फ डर दिखाओ कि अगर बीजेपी में सत्ता में आएगी तो ये होगा, आपको निकाल देंगे, ऐसा होगा। बीजेपी, उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बीजेपी का नाम लो, अपने आप वोट देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि झुग्गी झोपड़ी जो कंसेप्ट शीला दीक्षित ने इंट्रोड्यूस की, मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है, अगर 10-15 हज़ार वोट भी एक असेंबली में आते हैं तो उसका वोट परसेंटेज या फिर रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी हो या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन हो, बड़े मात्रा में वोटिंग के लिए बाहर निकलती है। 70, 80, 90% तक उनकी वोटिंग होती है और स्ट्रैटेजिक वोटिंग होती है। मतलब किसे गिराना है, किसे वोट करना है, ये उन्हें पता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो असदुद्दीन ओवैसी सारे इंडिया में अपने सीट्स, मतलब अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं, अपने उम्मीदवार लड़ाते हैं, लेकिन मुस्लिम एरियाज़ में भी उनके उम्मीदवार जीत नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मुस्लिम पॉपुलेशन असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर नहीं देखती है। जिस दिन मुस्लिम पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट नंबर में बढ़ जाएगी, उस दिन वो अपना ही नेता चुनेंगे। अधीर रंजन चौधरी सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने मुस्लिम प्रणीत, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा की, लेकिन यूसुफ पठान जो इरफान पठान के भाई है, उनको उनके खिलाफ जब सीट मिली तो मुस्लिमों ने जो अपने लिए लड़ता हिंदू नेता है उसको ना चुनते हुए यूसुफ पठान को चुना। यही एक्चुअल में कंडीशन है, अपना भाई
फिर जो भाजपा हराई, फिर सपाई, मतलब पार्टी प्रेफरेंस लास्ट, जो अपना भाई खड़ा होगा उसको पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस जो भाजपा को हराएगा मुस्लिम पॉपुलेशन वही वोट करेंगे। अब दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ी कल्चर इंट्रोड्यूस किया है पूरे इंडिया में, दोस्तों वो बोलते हैं ना कि कांटे को अगर निकालना हो तो कांटा ही निकाल सकता है, जहर को अगर जहर का इलाज जहर ही होता है, मतलब अगर आपको सांप ने काट लिया तो उसका एक एंटीडोट होता है, वो भी जहर ही होता है। तो वही है। तो रेवड़ी कल्चर जो अरविंद केजरीवाल साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर पानी फ्री हो, या फिर जो तीर्थ क्षेत्र अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि हम 5 लाख तक अस्पताल की सुविधा वृद्धों को लिए फ्री करेंगे, यानी वो सारी चीज़ें मतलब केंद्र सरकार की चीज़ें हैं, लेकिन नाम चेंज करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी बता दी। तो बिजली का कल्चर वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, लेकिन उसके बाद जो बिजली का बिल आता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट आना शुरू हो जाता है। तो लोगों की ये भी शिकायत है कि यहाँ पे बिजली का जो बिल आता है वो ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद पानी तो फ्री मिल जाता है, लेकिन अगर नर्मदा नदी आप देखो, जिस नर्मदा नदी को अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला था कि अगले 5 साल में अगर नर्मदा नदी के किनारे घाट पर आप बैठ पाओगे, पानी उसका पी पाओगे, लेकिन आज नर्मदा नदी अगर देखो तो नाले से भी गंदी नर्मदा नदी आज बन चुकी है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, या आप ही बता रहा हूँ। तो कंसेप्ट वही है, अगर आपको रेवड़ी कल्चर को खत्म करना है या फिर ऐसी मानसिकता को खत्म करना है जो देश विरोधी कार्य कर रही है। विश्वास कुमार जो एक हिंदी साहित्यिक भी पता है और आप आजकल सब उन्हें जानते ही हैं इंडिया में, उन्होंने वही चीज़ की थी जब खालिस्तानी कुछ लीडर से अरविंद केजरीवाल सपोर्ट लेना चाह रहे थे पंजाब में चुनाव के लिए। तो विश्वास कुमार जी ने वही कहा था कि आप इनसे सपोर्ट मत लो, ये देश विरोधी तत्व है। तो अरविंद केजरीवाल ने हंसते हुए ने कहा कि चलो देश विरोधी तत्व है तो क्या हुए, अलग अगर देश हुआ तो उस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो इससे उस मानसिकता का दर्शन होता है जो मानसिकता देश विरोधी है, देश को तोड़ना चाहती है, लोगों को बांटना चाहती है। अरविंद केजरीवाल अभी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, दिन में 40 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, या फिर और कोई चीज़ें हो। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल उस विरोध में खड़े थे जब अरविंद केजरीवाल ने जो मौलाना है मस्जिद के, उनको 18,000 सैलरी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की है कि महीने में 18,000 सैलरी मौलाना को मिलेंगी जो मदरसा में टीचर्स है या फिर जो मौलाना है। लेकिन अब उन्हें याद आई कि जो हिंदू जो प्रीस्ट होते हैं, जो हिंदू में मंदिर में पूजा करते हैं, उनको भी हम 18,000 सैलरी देंगे। जब देंगे तब देंगे पता नहीं, बट बात वही आती है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को अगर बीजेपी को अपनी तरफ कन्वर्ट करना है तो क्या कर पाएंगे। ऑप्शन एक ही है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने जितनी रेवड़ी इंट्रोड्यूस की है उससे ज़्यादा रेवड़ी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और लोगों के अंदर वो विश्वास जगाना पड़ेगा कि भाई हम अगर वो दे नहीं रह पा रहे तो हम उससे ज़्यादा देंगे। तो ये क्या चीज़ बीजेपी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस का अभी कांग्रेस का भी सामने आया कि कांग्रेस भी इतने इतने यूनिट फ्री बिजली देगी, 2100 रुपये महिलाओं को देगी, जैसे लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में हिस्टोरिकल साबित हुई और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आई। महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना इंट्रोड्यूस की गई और बीजेपी को हिस्टोरिकल वहाँ पे जीत हासिल हुई। लेकिन क्या क्या अरविंद केजरीवाल को छोड़ के वहाँ की जनता बीजेपी पे विश्वास रखने के लिए तैयार है? ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। नाउ हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अगर मजबूती के साथ लड़ेगी तो ही बीजेपी के जीतने के चांसेस बनते हैं। इसका रीज़न ये है कि बीजेपी के पास दिल्ली में खुद के 35 से 36% वोट शेयर है, लेकिन 35 और 36% वोट शेयर के साथ बीजेपी 30 सीट या फिर 10 सीट या फिर 15 सीट से ज़्यादा जीत नहीं सकती, क्योंकि बाकी का जो सारा वोट शेयर है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ कंसोलिडेट हुआ है। अब कांग्रेस अगर 8% वोट शेयर खुद के पास ले रही है तो उसके सीट्स तो जीरो आएंगे। अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस क्रॉस 15% ऑफ द वोट शेयर, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द सीट्स। वो सीट्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो कांग्रेस अगर मजबूती के साथ लड़ती है, कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है वो है, जो मुख्य वोट है वो है SC ST, आदिवासी, दलित और मुस्लिम। ये कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक समझी जाती है। कांग्रेस ने आज तक उन्हें संभाल के रखा है। अगर कांग्रेस को ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ अगर खिसकने लगती है, या फिर उसमें से आधी या फिर 20% वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ जाती है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आप पे होगा और आप सीधा 15% से कम आएगी। जो आप आज 50 या 54% वोट शेयर लेके बैठी है, वो अगर 40% तक आती है और बीजेपी अगर 45% तक जाती है, झुग्गी झोपड़ी वालों का वोट कन्वर्ट करके, फ्री बीज हो या फिर रेवड़ी कल्चर इंट्रोड्यूस करके, तो बीजेपी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज अगर सट्टा बाजार फॉलोदी उसका एक ओपिनियन पोल आया है, उसमें दिखाया गया है कि केजरीवाल की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। ऑब्वियसली केजरीवाल के पास आज 63 सीट्स है, तो 70 सीट्स टोटल विधानसभा में है दिल्ली के। तो उसमें से 50+ सीट्स केजरीवाल जीत सकते हैं। बीजेपी की भी
सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट हो सकती है उनके वोट शेयर में या फिर उनके सीट्स में, तो बीजेपी भी 20-25 के पास जा सकती है। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, इसमें करके दिखाया है कि जो उनके खिलाफ एग्जिट पोल हो या पब्लिक परसेप्शन हो, उसे चेंज कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 16,000 सभाएं ली थी हरियाणा में, और महाराष्ट्र में 90,000 सभाएं ली, और किसको वोट करना है वो बिल्कुल नहीं बताते। आपको जाके दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 90,000 सभा। अभी एक चीज़ और न्यूज़पेपर में आपने सुनी होगी, या फिर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी, या फिर डिजिटल मीडिया पे सुनी होगी कि आरएसएस 70,000 सभाएं दिल्ली में लेने वाली है। अभी आरएसएस की सभाएं ऐसे नहीं होती कि टीवी पे दिखाया जाए, मीडिया कवरेज बहुत मिलेगा। 4 लोगों में, 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में वो कार्यकर्ता मिलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये पर्सपेक्टिव है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपने ये करना चाहिए। तो इस तरह से अगर बीजेपी उस चीज़ में सफल हो जाती है या फिर माइक्रो मैनेजमेंट करती है, तो केजरीवाल के लिए सच में ये चुनाव मुश्किल होने वाला है। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।